वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज की क्लास में भारतीय इतिहास का एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और वो विषय है गदर आंदोलन। जहाँ तक गदर आंदोलन का प्रश्न है तो इसकी पृष्ठभूमि को इस ढंग से समझा जा सकता है कि जब 1907 ईस्वी में जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, उस समय से लेकर के 1914 ईस्वी तक कांग्रेस जो है वो निष्क्रियता की स्थिति में। कांग्रेस क्या थी? निष्क्रियता की स्थिति में थी। की स्थिति में। और इस समय जब कांग्रेस निष्क्रियता की स्थिति में थी तो जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, इस क्रांतिकारी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय रखा। राष्ट्रीय आंदोलन को क्या रखा? सक्रिय रखा। दे देते हैं आपको। और उसके बाद जब हम 1914 को पहुंचते हैं, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो इसके बाद तीन घटनाएं घटी। कितनी घटनाएं? तीन घटनाएं। इन तीन घटनाओं का हम लोगों को अध्ययन करना है। उसमें से पहली जो घटना थी वो था गदर आंदोलन। क्या था? गदर आंदोलन। दूसरी जो घटना थी वो था कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण। और तीसरा जो घटना था इस पीरियड में वो था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है। हमारा विषय जो है, वर्तमान विषय गदर आंदोलन। ठीक है। इसी को भर दीजिए। उसके बाद तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट। इसका थोड़ा सा भूमिकीय बातों को जानना हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है कि इस क्लास के पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो बातें देखी थी वो ये कि साहब 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन ये कि 5 में जो स्वदेशी आंदोलन चला, उस स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रमों को लेकर के कांग्रेस के अंदर गरम दल और नरम दल का उदय हुआ। अब ये जब नरम दल और गरम दल का उदय हुआ तो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन या वैचारिक विभिन्नता के कारण कांग्रेस में फूट पड़ गई 1907 में। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फूट का परिणाम ये हुआ कि गरम दल के जितने नेता थे, 4, बाल पाल, लाल और घोष, ये चारों के चारों किसी न किसी कारण से भारतीय राजनीति से दूरी नहीं, बने भारतीय राजनीति से विलुप्त हो गए, सक्रिय नहीं रहे। और जो नरम दल के लोग थे वो शुरू से ही उनकी नीति ब्रिटिश समर्थक रही थी, इसलिए वो कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1907 से लेकर 1914 तक का जो पीरियड है वो पीरियड कैसा है?
कांग्रेस की निष्क्रियता का है। ये बात समझ में आई? अब देखिए आगे समझिए इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमारा राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। कांग्रेस के इस फूट के बावजूद भी हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो निष्क्रिय नहीं हुआ, सक्रिय रहा। तो सक्रियता किसने प्रदान की इस राष्ट्रीय आंदोलन को? नहीं, क्रांतिकारियों ने, रेवोल्यूशनरी युवाओं ने। ठीक है। और इसी समय आप पूर्व में इसका क्लास हो चुका है, बहुत लंबा क्लास चला था कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका। 3-4 कैसेट में देख लीजिएगा वो। तो वो भी विभिन्न चरणों में चला है। तो हर चरण का विवरण हमने उसमें पढ़ा चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस पीरियड में जो 7 से 14 तक का पीरियड है, उसमें बंगाल में अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, ये सब सक्रिय रही। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में अभिनव भारत समिति जो है वो सक्रिय रही। और ये लमसम 1916 ईस्वी तक क्रांतिकारी घटनाएं प्रथम चरण की से चली। तो इस तरीके से कांग्रेस के निष्क्रिय होने के बावजूद भी युवाओं के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन निष्क्रिय नहीं रहा, सक्रिय रहा। अब तीसरी बात इसमें आपको ये व्याख्या करना है कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए सक्रिय लोग थे, उन्होंने इस युद्ध को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। कैसा अवसर? तो ब्रिटेन को, ब्रिटिश प्रशासन को तंग करने का। उनके मस्तिष्क में ये बात घर कर गई कि जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन परेशान है तो उसके परेशानी से हम लाभ उठाएं। और ये भावना सिर्फ भारत के अंदर नहीं थी, बल्कि भारत के बाहर भी थी। यानी भारत के अंदर रहने वाले लोग, भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, इन सबों में बैक वक्त ये भावना फैल गई कि जब अंग्रेज परेशान हैं तो हम उनको और परेशान करें, जिससे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो है और सक्रिय होगा। तो इस भावना के तहत इस समय यानी 14 से लेकर के आगे तक का समय जो है, उसमें 3 घटनाएं घटती हैं। कितनी घटनाएं? 3 घटनाएं। एक घटना गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है, दूसरा घटना कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है, और तीसरा घटना होम रूलिंग आंदोलन के नाम से जाता है। तो इन 3 घटनाओं में जो 2 घटनाएं हैं, यानी गदर आंदोलन और कामागाटा मारू प्रकरण, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित घटना है, जिनको घटवाने में भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्हीं के द्वारा ये घटनाएं घटी और भारतीय समस्याओं से संबंधित था और ब्रिटेन इससे जुड़ा हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन होम रूलिंग आंदोलन पूर्ण रूप से देश के अंदर हुआ आंदोलन था। हाँ, ये अलग बात है कि वैचारिक रूप से ये आयरलैंड के आंदोलन से प्रभावित था, लेकिन ये पूरी इसकी घटना होम रूलिंग आंदोलन की भारत में। हमारा जो अध्ययन का विषय भी है वर्तमान समय में, वो है गदर आंदोलन। क्लियर? आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा विषय पढ़ने जा रहे हैं? गदर आंदोलन। कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब देखिए, इसको भी बिंदुवार हिसाब से पढ़ें तो सारी की सारी घटनाएं आपके पास आज ही चली जाएगी। तो सबसे पहले हम एक शीर्षक बनाते हैं और वो शीर्षक होगा गदर आंदोलन की पृष्ठभूमि। क्या? आखिर ये आंदोलन क्यों हुआ? एक प्रश्न उठता है। तो गदर आंदोलन की पृष्ठभूमि ऐसा पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, लेकिन आपको आपके विषय को अधिक सरल कर दिया जाए आपके लिए, तो हम इसको एक हेडिंग के रूप में शुरू करते हैं कि क्या पृष्ठभूमि थी। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि जो थी वो था पंजाब के सिख। ठीक, पंजाब के सिख।
तो पंजाब के सिख में व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। तब पंजाब के सिखों में निर्धन किसान, कौन? निर्धन किसान, ऐसे किसान जिनकी आय यहाँ अच्छी नहीं हो रही। और दूसरा सेवानिवृत्त सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक, ठीक है ना। तो अब ये दोनों जो है ऊंची आय की चाह में, क्या चीज? उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त मैंने जो हमने अभी लिखा, उपर्युक्त दोनों ऊंची आय की चाह में ऊंची आय की आकांक्षा कर देते हैं। आकांक्षा में से प्रभावित होकर कनाडा जाने लगे। कनाडा और अमेरिका दोनों, कनाडा प्लस अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ये देश हो गया, अमेरिका जाने लगे, ठीक है ना। अब देखिए जब जाने लगे तो उत्तरी अमेरिका, अच्छा जाने लगे तो अधिकांश जो सिख थे, अधिकांश सिख जो थे इसमें जो गए वहां, ऐसे तो संपूर्ण पंजाब के थे, वो जालंधर और होशियारपुर के थे। ज्यादा कहाँ? जालंधर एवं होशियारपुर के थे। लेकिन इन्हें जो है वो 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका प्रवेश पर या कनाडा प्रवेश पर, कनाडा प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बात को हम लोगों को समझना है कि आखिर मामला क्या था, ये जो प्रतिबंध लगा ये क्यों लगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो अगला टॉपिक है कि ये जो गदर आंदोलन है, इस गदर आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आखिर गदर आंदोलन क्यों कर शुरू हुआ। तो इसका जवाब ये है कि गदर आंदोलन के लिए जो चीज़ उत्तरदायी था वो था पंजाब के सिखों का कनाडा और अमेरिका में नौकरी की तलाश में जाना। मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि पंजाब के जो सिख थे वो कनाडा और अमेरिका नौकरी की तलाश में जाना चाहते थे या जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? तो इन सिखों की आय पंजाब में नहीं थी और इनकी चाहत जो थी वो जो पंजाब में आय थी उससे अधिक आय हो, ये इनका भावना था। अब ये भावना विकसित कहाँ से इनके पास हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश फौज में भारत की बहुत सारी जातियां शामिल थी, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जाति सिख। 1857 के विद्रोह के दमन करने में आपने देखा कि सिखों और गोरखाओं के माध्यम से ही अंग्रेज 1857 के विद्रोह को दमन करने में सफल हुए।
इसलिए ये सिख जो है काफ़ी लॉयलिस्ट थे ब्रिटिश फौज में, तो एक लंबे समय से वहाँ सेवा कर रहे थे। तो इस सेवा के दौरान में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिटिश फौज में जो फौजी हुआ करते थे, उनकी सेवा सिर्फ भारत सीमा के अंदर ही नहीं ली जाती थी, बल्कि ब्रिटेन दूसरे जगहों पर भी युद्ध करता था, तो वहाँ भी यही सेना जाती थी। तो ब्रिटिश सेना में जो भी लोग थे शामिल, वो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिघटनाओं से या अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से परिचित थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो सिख सैनिक रिटायर्ड थे, उनको कनाडा में अच्छे लाभ का दर्शन हो चुका था। अपनी सेवा के दौरान ही उनको घूमने के क्रम में ये पता चल चुका था कि जितनी आय भारत में नहीं है, उससे अधिक आय कनाडा में आकर के किया जा सकता है। तो इस ढंग से ऐसे रिटायर्ड सैनिक जब रिटायर्ड होकर के अपने गांव में आए, तो उन्होंने अपने गांव के दूरावस्था को देखा। दूरावस्था किस परिवेश में? तो कनाडा और अमेरिका के परिवेश में। तुलना किया उन लोगों ने कि वहाँ का जीवन स्तर कितना अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो वहाँ की आय अच्छी है। तो अगर हम लोग भी वहाँ जा कर के अच्छी आय प्राप्त करें, तो भारत में हमारा जीवन स्तर उच्च होता है। इस तरीके से जीवन स्तर उच्च करने की एक भावना का विकास हुआ। कहाँ? पंजाब। और पंजाब में भी, संपूर्ण पंजाब में नहीं, विशेषकर दो क्षेत्रों, जालंधर और होशियारपुर। अब ऐसी परिस्थिति में सिर्फ सेवानिवृत्त सिख सैनिक ही नहीं गए वहाँ, बल्कि उनसे प्रभावित होकर के अन्य निर्धन किसान भी गए। एक तो ये हुआ। दूसरा, फिजी में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इन सभी जगहों पे भी बहुत सारे सिख रहते थे। तो उन्होंने भी तुलना की कि जहां हम रह रहे हैं उसके तुलना में कनाडा में और अमेरिका में अच्छी सैलरी। तो भारत में ये दो कैटेगरी के लोग, और विदेशों में रह रहे जो सिख थे वो एक अलग कैटेगरी था। तो यानी देसी सिख और विदेशी सिख, दोनों वर्ग के सिख जो है वो कनाडा के तरफ आवर्जन करने लगे। क्लियर? अब देखिए, कनाडा में ये दो वर्ग सिखों का पहुंचा, तो कनाडा में इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको जानने की जरूरत है। तो कनाडा में इसका ये प्रभाव पड़ा कि वहाँ भी मजदूर थे। तो अब यहाँ से जो ये लोग गए सिख लोग, तो कम मजदूरी पर ये लोग काम करने लगे। अब कम मजदूरी पर काम करने लगे, तो जो कनाडा के स्थानीय मजदूर थे वो बेरोजगार हुए। तो उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि इनके आगमन को प्रतिबंधित किया जाए, यानी इनके प्रवास को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय हो रही है। आज भी जो दूसरे देशों में ऐसा देश है जहां मजदूर बाहर से ही हायर करके मंगाया जाता है, तो उन देशों में क्या लोग करते हैं जो हायर करते हैं कि किस देश से हमको सस्ता मजदूर मिल जाए, तो बांग्लादेश से उन लोग को सस्ता मिल जाता है। तो अब बांग्लादेशी पूरा जो है भर जाता है वहाँ, तो उसका खामियाजा किसको मिलता है? इंडियन को मिलता है। वहाँ के लोग भी करते हैं नहीं, तो इसलिए इस तरह का कोई आंदोलन जो है वहाँ नहीं हो पाता है। लेकिन कनाडा का जो मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग था, वो मजदूरी कर रहा था, कृषि कर्म कर रहा था, इसलिए उनके जीविका पर जब प्रभाव पड़ा तो उसने वहाँ की सरकार पर दबाव डाला अपने विधायकों, अपने सांसदों के माध्यम से। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके विधायकों, उनके सांसदों को उनका वोट चाहिए था, तो अपने लोगों की बात को मानेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में जो है कनाडा की सरकार ने एक अप्रवासन कानून बना दिया, जिस अप्रवासन कानून के तहत विदेशियों के आगमन को प्रतिबंधित किया। और यही कानून, यही प्रतिबंध किस घटना के लिए? तो गदर आंदोलन के लिए। ठीक है। अब देखिए, एक दूसरा हेडिंग बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि गदर आंदोलन
का वैचारिक आयाम। वैचारिक ये जो हेडिंग बना रहे हैं गदर आंदोलन का वैचारिक आयाम, मतलब मेरे कहने का ये है कि कोई भी आंदोलन यूं ही एक बार एक दिन में शुरू नहीं होता। इसके लिए विचारधारा तैयार की जाती है, लोगों को संगठित किया जाता है और तब आंदोलन की शुरुआत होती है। तो गदर आंदोलन की इस नियम का अपवाद नहीं है, बल्कि इसके लिए भी एक लंबा प्रयास जो है कनाडा में हुआ और विभिन्न लोगों ने किया। तो किन लोगों ने कैसे कैसे प्रयास किया, ये प्रयास जब हम पढ़ेंगे उससे हमें ये पता चलेगा कि गदर आंदोलन का वैचारिक आयाम कैसे कैसे तैयार हुआ। ठीक है, और तब हम लोग थर्ड में देखेंगे गदर आंदोलन कैसे हुआ। क्लियर। अब देखिए वैचारिक आयाम तक जहाँ तक हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जो तैयारी हुई वो 1907 ईस्वी। 1907 में क्या हुआ कि रामनाथ पुरी, क्या नाम है, रामनाथ, इन्होंने क्या किया कि सर्कुलरे आजादी, सर्कुलरे आजादी नामक पर्चा निकाला। क्या निकाला? पम्फलेट। पम्फलेट पर्चा का मतलब क्या हुआ? पम्फलेट। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा नाम आता है तारकनाथ दास। हाँ, ये सब अलग अलग लिख दे रहे हैं इसलिए कि आपको नाम सब याद रखें। तारकनाथ दास ने एक पत्रिका निकाली वैंकूवर से। वैंकूवर कनाडा में है। वैंकूवर से एक पत्रिका निकाली और इस पत्रिका का नाम था फ्री हिंदुस्तान। क्या नाम था? फ्री हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। उसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं जीडी कुमार। जी कुमार। इन्होंने क्या किया तो स्वदेश सेवक गृह, स्वदेश सेवक गृह नामक संगठन बनाया और साथ ही साथ स्वदेश सेवक नामक अखबार निकाला। स्वदेश सेवक नामक समाचार पत्र। ठीक है, इतना हो गया। ये सब काम हो रहा था तो एक नाम जुड़ता है भगवान सिंह का। क्या? भगवान। इसमें जितना नाम है वो सब हम क्रमबद्ध रूप से लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ये भगवान सिंह जो थे इन्होंने 1913 में, कब? 13 में उग्रवादी आंदोलन चलाया। तो ये चार चीजों को हम समझते हैं। कितने चीजों को? चार चीजों। टॉपिक हमारा क्या है कि गदर आंदोलन का वैचारिक आयाम कैसे मिला, आखिर लोग गदर आंदोलन के लिए कैसे तैयार हो।
तो किसी भी आंदोलन के लिए ये अनिवार्य होता है कि शोषण की जानकारी हो लोगों को और शोषण के प्रति प्रतिकार की रणनीति की जानकारी। ये दो चीज़ों की जब जानकारी हो जाती है तब आंदोलन खड़ा हो जाता है, जन्म लेता है। ठीक है, तो ये दो काम को कनाडा और अमेरिका में इस तरीके से घटित। प्रतिबंध तो 1907 में लगाया गया, 1908 में लगाया गया, लेकिन कनाडा में सिखों के साथ, सिख मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की घटना पहले ही से शुरू हो गई। और दुर्व्यवहार किस प्रकार से? तो जो निर्धन सिख किसान थे उनको तो शुरू में ही प्रवेश ही नहीं दिया गया कि तुम तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि अशिक्षित हो और अशिक्षित व्यक्ति यहाँ कोई काम नहीं कर सकता है। और जब फिजी से, हांगकांग से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से या भारत के सेवानिवृत्त सैनिक सिख जब पहुंचे तो ये लोग तो शिक्षित थे, तो इन लोग को प्रवेश मिल जाया करता था और इनके साथ दुर्व्यवहार होता कि तुम विदेशी हो, तुम यहाँ से भागो, तुम्हारे वजह से हमको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए प्रतिबंध लगाने से पहले, इनके आवर्जन को प्रतिबंध लगाने से पहले ही गतिविधि शुरू हो गई थी भारतीयों की कनाडा में। और कैसे? तो 1907 ईस्वी में पहला रामनाथ पुरी एक व्यक्ति थे, उन्होंने सर्कुलर आज़ादी नामक एक पर्चा निकाला, एक पंफलेट निकाला। और इस पंफलेट में क्या था? ये पंफलेट कनाडा के विषयों से संबंधित था ही नहीं, बल्कि इस पंफलेट में भारत में जो 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का समर्थन किया गया। तो आंदोलन चल रहा था भारत में, समर्थन रामनाथ पुरी इसका कर रहे थे कहाँ? कनाडा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश के आज़ादी से उसी समय से लोग जुड़ गए और ये भावना फैली कि हमारे साथ यहाँ दुर्व्यवहार इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा देश गुलाम है। तो जिस तरीके से स्वदेशी आंदोलन वहाँ चल रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी आंदोलन चलना चाहिए ताकि हमारे अधिकार सुरक्षित रहे। तो सर्कुलर आज़ादी ने एक बुनियाद डाल दी वैचारिक आयाम का, आंदोलन के वैचारिक आयाम। दूसरा नाम है तारकनाथ दास। इन्होंने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक एक पत्रिका निकाला जो साप्ताहिक, और इसमें, और जाहिर सी बात है कि सारे सिख लोग थे, इसलिए गुरुमुखी में था। गुरुमुखी जो पंजाब की भाषा है, पंजाबी, उसके लिपि को बोलते हैं गुरुमुखी। भाषा जो है पंजाबी है और लिपि कौन है? गुरुमुखी। तो गुरुमुखी में निकालने लगे। अब इसमें क्या है कि इसके माध्यम से लोगों को, बहुत सारे सिख थे, मार दिया कनाडियन ने। हाँ भाई, मेरा नसीब है, हम तो इसी मार खा के यहाँ रहा। तो अगर ये मानसिकता बन गई तो फिर आंदोलन जन्म नहीं लेगा। तो ये जो फ्री हिंदुस्तान था, इसके माध्यम से वहाँ के सिखों पर जो कनेडियन के द्वारा जो शोषण हो रहा था, जो अमानवीय काम किए जा रहे थे उनके साथ, उसके प्रति जागरूकता पैदा की, अवेयरनेस पैदा किया। तो ऐसे में जितने लोग थे वो सब उस शोषण को जान पाए, समझ पाए कि ये तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन है। बात समझ आ रही है? बिना शोषण के जानकारी के आंदोलन संभव नहीं है। जानकारी नहीं होती है तो उस शोषण को लोग नियति मान लेते हैं, व्यवस्था मान लेते हैं। यही व्यवस्था है, यही सिस्टम है। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का, उस क्षेत्र का, उस देश का विकास रुक जाता है।
जो यथा स्थिति का समर्थक हो, जिसको अपने शोषण का एहसास नहीं हो, और जो वर्ग या समाज या देश या राज्य अपने ऊपर हो रहे शोषण की जानकारी रखता हो, वही उसका प्रतिकार करता है और प्रतिकार के पश्चात उसका विकास होता है। तो अब देखिए, ये तीसरा नाम है जीडी कुमार। इन्होंने दो चीज किया, एक स्वदेश सेवक गृह की स्थापना, मतलब ये एक प्रकार का संगठनात्मक ढांचा था, एक प्रकार का इसका स्थलीय स्वरूप था। मतलब कोई घर होगा, कोई ऑफिस होगा। तो ये था कि जो सताए गए सिख हैं, मतलब वहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, भगा दिया गया, निकाल दिया, तो उनको आश्रय चाहिए ना भाई, या उनको किसी भी तरह की मदद चाहिए। तो इस जगह पर आकर के सिएटल में स्वदेश सेवक गृह में जो है वो सहायता ले सकता है। साथ ही हाँ, कनाडा के सिएटल नामक जगह पर चाहिए, और स्वदेश सेवक नामक समाचार पत्र भी। तो इन लोगों ने कहिए कि 1907 ईस्वी से लेकर के आगे चलकर एक वैचारिक आयाम प्रदान कर दिया कनाडा में रह रहे सिखों के हृदय में, किसी आंदोलन को निर्मित करने के लिए। अब ऐसे में एक व्यक्ति मुझको मिलते हैं भगवान सिंह। ये एक्चुअली में सिख ग्रंथी थे। सिख ग्रंथी का अर्थ समझते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में मंदिरों में पुजारी होते हैं, मुसलमानों के यहाँ मस्जिद में इमाम होते हैं, ईसाइयों में गिरजाघर में प्रीस्ट होते हैं, यानी जिसको आप बोलते हैं पादरी। उसी तरीके से सिखों में जो गुरुद्वारा के ये होते हैं उनको बोला जाता है सिख ग्रंथ। हाँ, इसी एक गुरुद्वारा के मालिक ये कह लीजिए। तो ये सिख ग्रंथी थे और काफ़ी ये उग्र विचार थे। तो 13 तक आते आते उन्होंने कनाडा में एक विचारधारा स्थापित कर दी कि अब सिखों का उत्थान तभी होगा जब वो रक्तपूर्ण घटनाओं को अंजाम दें। लेकिन ये 3 ही महीना सक्रिय रहे और उसके बाद जो है वो विलुप्त हो गए, यानी गायब हो गए। ये सिख ग्रंथी कहाँ गए भगवान सिंह, किसी को पता नहीं। लेकिन चारों व्यक्तियों के प्रयास से इतना तो हो गया कि अब कनाडा में आंदोलन के लिए मानसिकता तैयार हो गई। अब लोग तैयार हो गए कि हमें कुछ आंदोलन करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, जब आंदोलन की मानसिकता तैयार हो गई तो फिर एक हेडिंग बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि आंदोलन का आरंभ क्या है। ठीक है, आंदोलन का आरंभ अच्छा, इसी पेन से लिख देते हैं क्योंकि उसके बाद जगह है। आंदोलन का आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ। तो एक व्यक्ति है लाला हरदयाल, क्या नाम है, लाला हरदयाल। इनके द्वारा 1913 ईस्वी में 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थल है पोर्टलैंड, कनाडा में नहीं, कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। सब बहुत माइनर चीज है, सबको देखते चलिए, क्वेश्चन कहीं से भी एराइज हो सकता है। यहाँ इन्होंने हिंद एसोसिएशन की स्थापना, जिसका हिंद एसोसिएशन स्थापित। और ये जो हिंद एसोसिएशन स्थापित किया तो इसकी प्रथम बैठक जो हुई
इसकी प्रथम बैठक जो हुई वो काशीराम के घर पर हुई। कहाँ? पोर्टलैंड में, ठीक है ना। काशीराम कोई व्यक्ति थे, काशीराम के घर पर हुई और इसमें परमानंद सोहन सिंह भकना, परमानंद सोहन सिंह भकना और एक और नाम है जिनका नाम है हरनाम सिंह टुंडीलाल, हरनाम सिंह टुंडीलाल। इन तीनों ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब जो ये चार व्यक्तियों ने आंदोलन की सूची तैयार की थी, तो आंदोलन का आरंभ कैसे होता है, ये अगला टॉपिक है। तो आंदोलन का आरंभ इस तरह से होता है कि लोग तैयार थे वहाँ कनाडा और अमेरिका दोनों स्थानों पर। तो लोगों ने अजीत सिंह जो पंजाब के उभरते हुए नेता थे, उनसे पत्राचार किया कि आप हम लोगों की समस्या के समाधान के लिए कनाडा और अमेरिका में आइए और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कीजिए। यानी कनाडा और अमेरिका में रह रहे सिखों ने अजीत सिंह को अपना नेता बनाना चाहा। ये भी सवाल आ सकता है। लेकिन अजीत सिंह के किसी कारणवश नहीं जाने के कारण उन्होंने स्थानीय आधार पर ही एक नेता को चुन लिया। और नेता कौन थे? लाला हरदयाल। थोड़ी सी बात लाला हरदयाल के बारे में भी जान लीजिए। लाला हरदयाल 1911 में फिजी से संयुक्त राज्य अमेरिका आए। पहले ये फिजी में नौकरी करते थे, वहाँ से 1911 में जो है वो अमेरिका आए और अमेरिका के सिएटल विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, यानी पढ़ाया। इसका मतलब कि पढ़े लिखे हुए बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तभी वहाँ के विश्वविद्यालय में वो लेक्चरर बनने में सफल रहे। लेकिन थे क्रांतिकारी विचारधारा, इसलिए नौकरी छोड़ने के बाद वो व्यक्तिगत आधार पे अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय रह रहे हैं उनको संगठित करने लगे। यानी स्थानीय राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ गई भारतीयों पर हो रहे शोषण को देखकर। तो ऐसे में तो इन चार लोगों ने तो जमीन तैयार कर दिया था, तो वहाँ रह रहे अमेरिका में रह रहे सिखों को या भारतीयों को ये एक अच्छे नेता के रूप में दिखाई पड़े, तो सबों ने इनको अपना नेता मान लिया। तो अजीत सिंह की कमी को इस प्रकार से लाला हरदयाल ने पूरा किया। बात समझ में आई है? ये अजीत सिंह और लाला हरदयाल के रिलेशंस है, जो याद रखिए। अब इन्होंने क्या किया कि 13 में हिंद एसोसिएशन की स्थापना। कहाँ? तो पोर्टलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यहाँ इस बैठक में प्रथम बैठक की काशीराम के घर में, जहाँ परमानंद सोहन सिंह भकना और हरनाथ टंडीलाल, ये तीन नाम इसलिए दे रहे हैं कि बाद में चल के ये लोग पंजाब में बहुत बड़े आंदोलन के आधार बने थे। जो होम रूलिंग आंदोलन चला था, वहाँ से इनको जब भगाया गया तो ये लोग भारत में आकर के कामागाटो प्रकरण के साथ ये लोग भारत पहुँचे और यहाँ आकर करके जो है आंदोलन को जन्म दिया। तो इसीलिए तीन नेतृत्व काफ़ी मशहूर। अब देखिए कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया। लाला हरदयाल, जैसा कि मैंने कहा आपको कि काफ़ी जो है वो ज्ञानी व्यक्ति थे, तो इन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण के अंश ये हैं कि इन्होंने कहा कि हम अमरीकियों से न लड़े या कनाडियन से न लड़े। अमेरिका में जितना हमको स्वतंत्रता मिला हुआ है, उस स्वतंत्रता का प्रयोग भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा
कि आपके साथ अमेरिका में, ये कनाडा में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके लिए उत्तरदायी कारक ये है कि आप एक परतंत्र देश के नागरिक हैं। अगर आपका देश भी स्वतंत्र होता तो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। एग्जाम्पल में दिया कि देखिए और जो लोग हैं उनके साथ क्या ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो ये बात जची हुई, इस तरीके से आंदोलन होना चाहिए था कनाडा और अमेरिका गवर्नमेंट के खिलाफ, और लाला हरदयाल ने इसको टर्न के क्या कर दिया, भारत के। बात सुन रहे? तो अमेरिका में जो गदर आंदोलन हुआ वो अमेरिकियों के खिलाफ या कनाडियन के खिलाफ नहीं था। अमेरिका में जो गदर आंदोलन हुआ वो भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, और इसको करने का दायित्व किसको था, तो लाला हरदयाल। ये टर्निंग पॉइंट है स्टडी का। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें की आंदोलन का क्रियान्वयन, ठीक है ना, आंदोलन का कि कैसे हुआ। आखिर हम आंदोलन रेगुलेशंस लिख रहे हैं, तो आखिर क्या हुआ भाई, खून खराबा हुआ, कुछ लोग मरे, ये सब दिमाग में अपने आप घुस जाता है। तो इसलिए घटना को बताना जरूरी है। तो इसमें आपको देखिए कोई मार काट नहीं होती है, क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आंदोलन का क्रियान्वयन किस रूप में हुआ। ठीक है, तो आंदोलन के क्रियान्वयन के पक्ष में हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले एक युगांतर आश्रम की स्थापना की जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रयास ये हुआ, मतलब निर्णय सब लिया गया और सब क्रियान्वयन हुआ कि गदर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया। ठीक है, और ये जो समाचार पत्र निकाला गया वो 1 नवंबर को उर्दू में, उसके बाद 1 नवंबर के बाद फिर 9 दिसंबर को गुरुमुखी में, इसके बाद गुजराती और हिंदी में भी इसके संस्करण निकाले। यानी कुल 4 भाषाओं में छपने लगा, बाद में चल करके हुआ। अब देखिए क्या था रणनीति, ये जानिए। उन्होंने कहा कि जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक हमारे साथ यही दुर्व्यवहार होगा, इसलिए हम लोगों के लिए आवश्यक है कि भारत को पहले आजाद करें। तो इसके लिए ये प्रचार माध्यमों का सहारा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, प्रचार माध्यम कि जितने विदेश में रह रहे, सिर्फ कनाडा अमेरिका में ही नहीं, बल्कि इस धरती पर कहीं भी भारतीय रह रहा है तो सभी के मत, यहाँ तक कि भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच प्रचार माध्यमों से जागृति पैदा किया जाए ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और उसके लिए सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले एक हेडक्वार्टर बनाया गया। इस हेडक्वार्टर में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था युगांतर आश्रम, और वहीं से गदर नामक समाचार पत्र निकालने की कोशिश की, जो सबसे पहले 1 नवंबर को उर्दू में इसका अंक प्रकाशित हुआ,
9 दिसंबर को गुरुमुखी में और उसके बाद गुजराती और हिंदी में भी जो है इसके संस्करण हुए, क्योंकि ये सब भाषा के जानने वाले लोग उनके कनेक्शंस में ज़्यादा है। अब देखिए, जो समाचार पत्र था उसके फ्रंट पर ही लिख दिया जाता था कि साहब अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, और अंग्रेजी राज का 14 सूत्री विरोध के विरुद्ध। तो 14 सूत्र उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इन्हीं विषयों पर जो है वो मटेरियल कलेक्ट कर करके छापा जाएगा ताकि जागृति आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटिश भूराजस्व नीति उन 14 सूत्रों में शामिल था, जो अधिक कर लिया जाता था वो शामिल था, जो भारत के राजकोष का प्रयोग ब्रिटेन के लिए किया जाता था वो शामिल था, शिक्षा के प्रति जो नीति थी कि भारतीयों को बड़े बड़े सरकारी नौकरियों में हतोत्साहित किया जाए वो सब इसमें शामिल था, व्यापार के प्रति जो नीति थी, कपड़े के प्रति जो नीति थी वो सब इसमें शामिल थी, नमक के प्रति जो नीति थी सरकार की वो इसमें शामिल थी। तो इन विषयों पर जो है वो लेख छपते थे, और ये लेख सिर्फ वहाँ के नहीं बल्कि भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे उन राष्ट्रीय नेताओं से लेख मंगवा करके उनके विचारों को छापा जाता था। और सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि डेटा दिया जाता था, और डेटा के आधार पर मैंने आंकड़े, और आंकड़ों के आधार पर जो है वो साहब चीज़ को प्रमाणित किया जाता है। जैसे एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि वो क्या देते थे कि भारत में जो है कुल आबादी 31 करोड़ है। जिस समय ये था आंदोलन चल रहा था, उसमें से कहा कि 7 करोड़ लोग देसी रियासतों में रहते हैं और 24 करोड़ लोग ब्रिटिश प्रांत में रहते हैं। और अंग्रेजों की कितनी आबादी है तो मात्र 1,18,562, यानी 1 करोड़ भी नहीं है। 1 करोड़ क्या 10 लाख भी नहीं, 10 लाख क्या 2 लाख भी नहीं। तो 1,18,562 अंग्रेज भारत में है, उनमें से 79,614 अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े पदों पे, और 38,948 जो है अन्य सेवा कर रहे हैं, माने कोई व्यापार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इतने बृहद जनसंख्या पर इतना अल्प जनसंख्या शासन कर रहे हैं, और शासन भी शोषणात्मक, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सब आंकड़े झकझोरने वाले थे। बात समझ में आ रही है? जैसे बिहार का आदमी था, वो 10 गो अंग्रेज को देखा तो सब जगह ना होगा, तो हम लोग से ज्यादा होगा तब ना शासन कर रहा है। तो ये डेटा ने लोगों के मानसिकता को खोल दिया कि अरे बाकी तो कुछ नहीं, तो एक लपड़ हम मारेंगे तो भाग जाएगा। कि जो मानसिकता तैयार हुई आंदोलन करने की भारत में, तो इन आंकड़ों के माध्यम से मानसिकता को तैयार किया। और इस समाचार पत्र में एक बड़ा दिलचस्प था गदर की गूंज नामक कविताएं, बहुत कविताएं छपती थी। तो उसको एक कलेक्शंस कर दिया गया एक पुस्तक का रूप में, जिसका शीर्षक दे दिया गदर की गूंज। और ये ऐसा पुस्तक हो गया कि इसको सारे सिख हर देश में गुनगुनाया करते थे। कहीं पार्टी हो रहा, आपस में मिल रहे हैं या रास्ता में जा रहे हैं तो गुनगुनाते जा रहे हैं। तो गदर की गूंज ने एक माहौल बना दिया। क्या बना दिया? माहौल। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है छात्रों कि लाला हरदयाल 25 मार्च 1914 ईस्वी को, कितना? हाँ, ये डेट याद रखिएगा, 25 मार्च 1914 ईस्वी को, 1914 को ये क्या कर लिए थे? गिरफ्तार कर लिए, लेकिन फिर फौरन छोड़ दिए गए। लेकिन हुआ ये कि छोड़ने के बाद लाला हरदयाल भाग गए, इनका कुछ पता ही नहीं चला उसके बाद कि कहाँ गए। अब ऐसी परिस्थिति में जब ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया,
तो फिर धीरे धीरे इसकी गतिविधि समाप्त हो, 1 वर्षों के अंदर ये। लेकिन जो भी हो, इतना है कि वैदेशिक आधार पे और देशी आधार पे इसने भारत के स्वतंत्रता के लिए एक माहौल बनाया, एक लोगों को उत्तेजित किया, राष्ट्रवाद में उफान लाया। तो इस तरीके से गदर आंदोलन ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महती भूमिका अदा की। अगले क्लास से हम किसी दूसरे विषय के साथ आएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।